नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। आज हम लोग भारत का भूगोल से पूछे गए सभी प्रश्नों का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा मज़े से देखना है। पढ़ाई हमेशा तनाव मुक्त होना चाहिए, है ना। इसलिए मस्त होकर उत्साहपूर्वक पढ़ाई कीजिए। ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी होंठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना अगर हर हाल में है तो मुस्कुराकर है जीने में क्या नुकसान है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है लाल मिट्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब दोस्तों, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, या तो उस चैप्टर से रिलेटेड हो या उससे रिलेटेड हो, सभी को एक साथ रिवीजन करना चाहिए। अब रही बात यहाँ जैसे मिट्टी का आया, तो मिट्टी से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अभी बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ ना, इसमें ये क्वेश्चन आया था कि काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है। तो वो लाल लेटराइट मिट्टी होता है। ठीक है। तो इसलिए मिट्टी से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबको रिवीजन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है, तो लेटेराइट मिट्टी होता है। काजू के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी तो लाल लेटेराइट मिट्टी होता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है, तो काली मिट्टी होता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। तो यही कपासी मतलब काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि रेगुर मिट्टी कैसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यानी कि काली मिट्टी का 3 नाम हो गया ना, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो भी है जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ जो है पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये रामेश्वरम में पाई जाती है। रामेश्वरम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो वो ग्रेट बैरियर रीफ है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है। और एक क्वेश्चन तो ये भी पूछ लिया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। अच्छा, प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया था, है ना। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, और चौथा ऑप्शन था खंबात की खाड़ी। तो इसमें पूछा गया था प्रवाल भित्तियाँ कहाँ नहीं पाई जाती है, तो खंबात की खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो बाकी जो ऑप्शन था जैसे मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है हरित क्रांति का जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है भारत में। ठीक है। और सिंपल हरित क्रांति का जनक पूछे यानी कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो है नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है। अच्छा, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो 1965 से 68 इसका माना जाता है। ठीक है, शुरुआत हुआ था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में प्रभाव पड़ा था, किस पर प्रभाव पड़ा था, तो गेहूं के उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुआ था। तो इसका आंसर होता है गेहूं के उत्पादन में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 154। 154 में पूछा गया कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है। यानी गिर का वन जो है, गिर का गुजरात में, गिर गुजरात ऐसे याद कर लेना, गिर गुजरात। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध जो वन है तो वो कौन सा है, तो वो है यही गिर वन है ना। गिर का या तो वन्यजीव अभ्यारण्य में बोला जाता है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। तो ये कहाँ है, गुजरात में। तो ये हो गया एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन इसी तरह आता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। और ये मालूम विश्व प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है।
तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, गुजरात से और एक कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात ही है, ठीक है। और सर्वाधिक कपास की खेती कहाँ होती है, तो गुजरात में ही होता है। तो इतने सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली या तो मूक घाटी या तो इसे क्या शांत घाटी भी कहा जाता है ना, तो ये कहाँ है, तो ये केरल में, ठीक है। अब रही बात केरल आया, तो केरल से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे देख, पहले तो ये याद रखना है केरल की राजधानी कहाँ है, तो वो है तिरुवनंतपुरम। केरल का मुख्यमंत्री भी वर्तमान में कौन है, तो वो है पिनराई विजयन। और वहाँ का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। अब देखिए केरल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा जाता है एग्जाम में। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो भी है केरल का। अच्छा, थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। सबसे ज़्यादा रबर का, तो केरल में। सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन, तो केरल में। और सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन, तो वो भी केरल में। तो यानी कि आपको ऐसे याद रख लेना है कि सबसे ज़्यादा थोरियम, रबर, मसाला या इलायची किसी के बारे में पूछे तो वो सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पे कौन है, केरल है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है मांडोवी नदी के किनारे। गोवा है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रिवीजन करेंगे। जैसे आगरा किस नदी के किनारे, तो वो है जमुना नदी के किनारे। तो आपको ऐसे याद रख लेना है, देखिए आगरा, दिल्ली, मथुरा और ताजमहल, ये चारों यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर से समझिए, आगरा, दिल्ली, मथुरा और ताजमहल किसी के बारे में पूछे तो किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन आता है उज्जैन के बारे में पूछा जाता है, उज्जैन किस नदी के किनारे, तो क्षिप्रा नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और अपना पटना ये गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, तो ये है लूनी नदी। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कौन मालूम, कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखना है, पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन कौन सा है, तो वो है साबरमती, साबरमती है, लूनी नदी है, माही नदी है और नर्मदा और ताप्ती नदी है। ये प्रमुख नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है। तो ये आपको याद रखना है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए इसे याद रखना है, एक लाइन बना लीजिए इसको, साला मानता नहीं, ठीक है। साला से हो गया साबरमती, लूनी नदी, और मानता यानी माही, नर्मदा, ताप्ती। तो ये हो गया पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है। अब यही जो लूनी नदी है ये क्या है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। लूनी से एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी, मतलब भारत में ही इसका उद्गम स्थल और भारत में ही लुप्त हो जाती है, ऑप्शन में देता है। तो आपको लूनी का याद रखना है, लूनी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, लूनी लुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। सबसे अधिक महाराष्ट्र में प्याज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के जो आता है उसको रिवीजन करेंगे। जैसे कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो वो भी यूपी में ही होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चावल का कहाँ होता है खेती, तो वो होता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। देखिए नदी है और कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है मालूम, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वरम से, ठीक है। एक का हो जाता है 4, ठीक है। तो एक का 4 होता है, लेकिन ऑप्शन में एक का 4 है ना, तो चलिए मिलाते पहले ना। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वरम से। गोदावरी नदी निकलती है, तो गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक के पास ही निकलती है। गोदावरी नदी ये निकलती है महाराष्ट्र के त्रियंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है ना। महाराष्ट्र के पास ही त्रियंबकेश्वर से निकलती है। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से के निकट से निकलती है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक ना। और एक है कौन सा बच गया, नर्मदा नदी, ये तो अमरकंटक से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र जो है वो निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। और
ये देखिए सांगपो जो है, सांगपो इसे कहा जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तो मालूम इसमें क्या है, ऑप्शन में है कोई दिया हुआ ही नहीं है, ठीक, तो इसका आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है, तो 2011 के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी 10 करोड़ है, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में जातीय जनगणना हुआ बिहार में, तो उसके अनुसार अभी बिहार में 2023 में बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो वो है 14 करोड़ है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन सा 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक तो ये हो गया, और एक आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो बिहार का है। सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो भी बिहार का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और करंट में 2 क्वेश्चन याद रखना है कि 2023 में बिहार की जनसंख्या जो है वो 14 करोड़ है, और एक क्वेश्चन याद रखना है बिहार का लिंगानुपात अभी कितना हो गया है, तो 953 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है तो कहाँ से, तो ये म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो और बाकी जो है चीन, बांग्लादेश और भारत से होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और एक क्वेश्चन याद रखना है मालूम कि निकलती कहाँ से है ना, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक है। आपको याद करवाए थे ये 3 महत्वपूर्ण नदी है, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों है ना तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसे याद ऐसे रख लेना है, सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, यानी सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तीनों तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, ठीक है, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कई बार जमुना वाला जो है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो आपको याद करवाएं हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी कि हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो ऐसे आपको याद रख लेना, ठीक है। और ये है कहाँ, तो ये है उड़ीसा में है। और विश्व की सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो वो हीराकुंड ही है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो भाखड़ा नागल बांध है, पंजाब में सतलज नदी पर है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध तो वो है टिहरी बांध, है ना, उत्तराखंड में, लेकिन भारत का या तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है तो वो है भाखड़ा नागल बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो फसल होती है वो धान होता है, ठीक है। अगर बिहार में भी पूछे तो वो भी धान ही होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोनों। और सबसे ज़्यादा धान जो है यानी कि चावल की खेती किस राज्य में होता है, तो वो पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये है सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है, सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो ये सुंदरबन का डेल्टा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है, तो भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा कौन सा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि भारत का मानक समय तो हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, ये याद रखना है, ठीक है। 5.5 घंटा ये आगे है भारत का मानक समय। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना ये कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है, तो यानी कि ब्रॉड गेज की लंबाई जो होता है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। ब्रॉड गेज की लंबाई होता है 1.4
676 मीटर, ठीक है। यहाँ 3 क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। एक तो ब्रॉड गेज हो गया और एक होता है मीटर गेज। तो मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है, मानक दूरी होती है, वो क्या होता है, वो 1 मीटर होता है, मीटर गेज का 1 मीटर। एक होता है नैरो गेज यानी संकीर्ण गेज, तो वो होता है 0.610 मीटर, ठीक है। तो 3 हो गया। एक हो गया ब्रॉड गेज तो ये वाला, और मीटर गेज तो 1 मीटर, और नैरो गेज 0.610 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है। तो हीरे की खान है ये कहाँ, पन्ना में है। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, हीरा सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, भारत के किस राज्य में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो ये एकमात्र राज्य है जहाँ हीरे का उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सा है, तो कुछ प्रमुख नदियाँ हैं उत्तर की बहने वाली, तो उसे आपको याद रख लेना, ठीक है। जैसे एक है काली नदी, और एक है सोन नदी, चंबल नदी, केन नदी और बेतवा नदी, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखना है, देखिए 5 प्रमुख नदी है जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखना है, देखिए एक तो काली, एक सोन, चंबल, केन, बेतवा। तो इसे याद रखना है उत्तर की ओर बने वाले। तो यहाँ ऐसे एक लाइन बना लीजिए, कल, ये हो गया कल, ठीक है। इसको बोलना कल उत्तर सोच, इसको कर देना सोच के बताओ, ठीक है। कल उत्तर सोच के बताओ। कल से हो गया काली नदी, उत्तर यानी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। सोच के यानी सोन, चंबल, और के बताओ यानी केन और बेतवा, ठीक है। तो एक लाइन आपको लिख लेना है, कल उत्तर सोच के बताओ। तो ये 5 नदियाँ क्या है, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। तो ऑप्शन में पूछा है, ये ऑप्शन में लिखा है, देखिए सोन है ना यहाँ, तो इसका आंसर हो जाता है सोन। कल उत्तर सोच के बताओ यानी सोन, चंबल, के बताओ, केन, बेतवा। तो इस तरह से आंसर आप टिक कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। अब देखिए भारत में उद्गम नहीं है, तो अगर ये चीज़ आपको याद है कि सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये आपको बताएं कि ये निकलता है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तो ये तिब्बत यानी कि चीन में हो गया। तो भारत में किसका नहीं, सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, सत यानी सतलज, तो सतलज कहाँ है, तिब्बत से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, भारत में इसका उद्गम नहीं है, ठीक है। बाकी रावी, ब्यास, चेनाब, इसका उद्गम कहाँ है, भारत में है। तो ऐसे इसको आपका आसानी से आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 2 नदियाँ अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से नदियाँ निकलती है नर्मदा और सोन। ये अमरकंटक का है तो मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से नर्मदा और सोन नदी निकलती है, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जो कि कई बार पूछा हुआ है, बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो वो भी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है सिक्किम, ठीक है। आप सिक्किम से कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम ही है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो भी सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम का वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो लक्ष्मण आचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, 172 में क्या मिलान करना है, और ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान या पार्क है, इसका मिलान करना है। जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको कल याद करवाए थे मालूम कि 4 राष्ट्रीय उद्यान जो कि है कर्नाटक में, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आज यहाँ फिर आया है, तो वो क्या याद करवाए थे, देखिए बो से बांदीपुर और बनेरघाटा, ठीक है। और एक है नागरहोल और एक है कुद्रेमुख। तो आपको याद करवाए थे बन के, है ना, बन के हवा में बेजुबां दिल लगाने आऊँगा। तो इसमें सिर्फ बन के को याद रखना है, यानी कि बांदीपुर, बनेरघाटा और नागरहोल और कुद्रेमुख। बाकी सब क्या, गाना तो एक नाटक है, नाटक यानी कर्नाटक में है ये चारों, ठीक है। तो कर्नाटक का ये प्रमुख 4 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ज़्यादा पूछा जाता है, मालूम किसका, बांदीपुर और नागरहोल का, ठीक है। ये दोनों ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, तो आपको ऐसे याद रख लेना है, बांदीपुर, बनेरघाटा, नागरहोल और कुद्रेमुख, ये कहाँ है, कर्नाटक में है।
तो बांदीपुर आ जाएगा कर्नाटक में, यानी एक का आंसर हो जाएगा ये 4। ठीक है, एक का 4 में चला जाएगा। और अब रही बात बुक्सा टाइगर रिजर्व, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये है बुक्सा है पश्चिम बंगाल, मालूम, बुक्सा बंगाल में, बुक्सा बंगाल में है। और माउंट आबू तो आपको मालूम ही है, राजस्थान में माउंट आबू है। और पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है मालूम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, ये सब भी कई बार क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में रिपीट होते रहता है। जैसे ये उत्पादन वाला है ना, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको सब चीज़ें याद रखना है। जैसे अभी मतलब बिहार टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था पीली क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको याद रखना है। जैसे ये खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ये किससे संबंधित है? तो ये हरित क्रांति से ही है, 1 का 1 में चला जाएगा। नीली क्रांति किससे? मत्स्य उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। और भूरी क्रांति हरित ये उर्वरक उत्पादन से है ना। भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो इसका आंसर है कानपुर में खोला गया था। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? कानपुर में। अब कानपुर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ है? तो वो भी है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर है इरूला। इरूला जनजाति जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। अच्छा, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो वो है चेन्नई। और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? M.K. स्टालिन। तमिलनाडु का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वो है रविंद्र नारायण रवि, यानी RN रवि। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो वो तमिलनाडु का है। और पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, और एक काफ़ी चर्चा में जो रहा था जल्लीकट्टू खेल, ये कहाँ मनाया जाता है? ये कहाँ होता है जल्लीकट्टू खेल? ये भी तमिलनाडु में होता है। जल्लीकट्टू खेल में क्या होता है? बैल और इंसानों के बीच लड़ाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरवार जनजाति ये अंडमान में पाया जाता है। ठीक है, अब अंडमान की राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अभी उपराज्यपाल कौन है? तो वो देवेंद्र कुमार जोशी है। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वो कहाँ स्थित है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में, है ना, बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और लक्षद्वीप यहाँ अरब सागर में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था? तो भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो था वो टाइगर प्रोजेक्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो है ये कब पारित हुआ था? तो 1972 में हुआ था। और एक क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। ठीक है, और एक करंट अफेयर से याद रखना है क्वेश्चन कि बाघों की आबादी जो कि दुगना करने के लिए T/2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को मिला था? ठीक है, तो ये मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है कहाँ? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा है? तो जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा है उर्दू। अच्छा, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और सबसे बड़ा केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर से एक क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। राजतरंगिणी रेखा कौन है? तो कल्हण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि यह नदी दिल्ली में है तो दिल्ली में कौन सा है? यमुना नदी, है ना। जैसे कि आपको बताया था ना कि दिल्ली, आगरा, मथुरा और ताजमहल ये सब क्या यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है। तो 4 बड़े राज्य पहले है कौन कौन, ये जानना पड़ेगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? यूपी का है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसमें ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो तमिलनाडु नहीं है ना, इसका आंसर हो जाता है तमिलनाडु।
अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या आपको यहाँ आपको याद रख लेना है कि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, सबसे कम किसका है तो सिक्किम का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है तो बिहार का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है तो अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है बिहार का, सबसे कम किसका है तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है तो वो है उत्तर प्रदेश का, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। अच्छा, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है तो 953 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है, तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है तो वो जयपुर को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, तो ये है वीर सावरकर का, ठीक है, यानी कि बी डी सावरकर, ये वीर सावरकर। अब बी डी सावरकर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है वो है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया तो बी डी सावरकर ने किया। एक क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा, तो बी डी सावरकर ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, तो देखिए राज्य तो है कितना, बहुत सारा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, तो आपको याद ये रखना है कि किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो कौन कौन सा है तो वो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखना है, आपने याद भी किया होगा, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए कि ना मित्र, पर, गमछा, झार। मित्र यानी मिजोरम त्रिपुरा, पर यानी पश्चिम बंगाल राजस्थान, गमछा यानी कि गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झार यानी झारखंड। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अब इसमें ऑप्शन में कौन सा नहीं है, तो ये बिहार नहीं है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा बिहार, बिहार से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, इसका आंसर है ना बुक में दिया हुआ है पद्मा, पद्मा, ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ठीक है। ये जो पद्मा है ना, ये गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी, तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू की गई थी 2001 में, ठीक है। देखिए जब भी ईस्वी वाला क्वेश्चन आए ना तो आप कोशिश करिए कि कोई और अगर इंपॉर्टेंट घटना अगर इसी ईस्वी में हुआ है तो उसको रिलेट कर लेने का, ठीक है। उससे रिलेट करने से क्या होता है कि आपको याद रहेगा। बाकी क्या है, ईस्वी वाला कई क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है ना, कभी वो आता है, इसलिए अगर 1 2 और इंपॉर्टेंट अगर ऐड कर लेते हैं इसमें तो आपको क्या है याद रहता है वो। तो जैसे कि अब यहाँ 2001 में तो कोई अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको यहाँ ऐड करेंगे। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू हुई थी, 2001 में हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुआ था, तो वो भी 2001 में हुआ था। तो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001 में और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वो भी 2001 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये है तिलहन उत्पादन से, ठीक है। नीली क्रांति का तो वो है मछली उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी क्रांति ये है प्याज या तो झींगा, दोनों आंसर हो सकता है ना, प्याज या झींगा के उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवोल्यूशन ये है अंडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित हुआ था, तो यहाँ से क्या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, एक दुर्गापुर, एक भिलाई, एक राउरकेला, ठीक है। तो दुर्गापुर संयंत्र स्थापित हुआ था ये ब्रिटेन के सहयोग से, यानी कि इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित हुआ था, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए इसे याद रखना है द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था, और भिलाई किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद रख लेना भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। और राउरकेला
जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो इसे याद रख लेना, राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। तो आपको याद रख लेना है कि दुर्गापुर और भिलाई और राउरकेला ये तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील यहाँ पर है, तो चिल्का झील कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, अब चिल्का झील से कुछ याद आ रहा है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, तो ये चिल्का झील ही है। ठीक है, कहाँ है, उड़ीसा में। अब भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो है बुल्लर झील, वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कौन सा है, कवरत्ती है ना। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कवरत्ती है। तो और अच्छा, लक्षद्वीप है कहाँ, ये पूछा जाता है ना, तो लक्षद्वीप कहाँ है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप है ये यहाँ है ना। तो ये कहाँ है, ये अरब सागर इधर हो जाता है, इधर नीचे हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी तो हो गया कवरत्ती। अच्छा, लक्षद्वीप का उपराज्यपाल अभी कौन है, तो वो है प्रफुल्ल पटेल। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अभी उपराज्यपाल कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है ये देहरादून में है। ठीक है, अब देहरादून से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है ये कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो भी देहरादून में ही है। यानी कि दो चीज़ हो गया, भारतीय वन्यजीव संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों देहरादून में है। देहरादून क्या है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, तो जेमू ग्लेशियर ये है सिक्किम में। ठीक है, जेमू ग्लेशियर कहाँ है, सिक्किम में। अब सिक्किम से तुरंत जो भी क्वेश्चन आता है तुरंत रिवीजन कर लेना दिमाग में, है ना। जैसे कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम ही है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर भंडारण में पूछे कि सबसे अधिक भंडारण किस राज्य में होता है, तो वो है झारखंड। ठीक है, अब इसी तरह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है उड़ीसा। और लोहे का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य में है, तो वो है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है, सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी कि रजत क्रांति, सिल्वर में चांदी होता है, चांदी उसको बोलते हैं रजत, है ना। तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। ठीक है, अच्छा, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, नीली मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक से, श्वेत क्रांति दूध से, गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है मालूम, तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक कोयले का उत्पादक छत्तीसगढ़ ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी प्रारंभ ये, तो ये हुआ था 1991-92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, माधव राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ये बड़ोदरा में किया गया था। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ोदरा में किया गया था। अब बिहार की दृष्टि से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये मुंगेर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 में स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध है हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर या तो स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद और बागवानी उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, तो टोडा जनजाति है नीलगिरी की पहाड़ी में ये निवास करती है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो दोदा बेटा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से भारत का भूगोल का पार्ट 4 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि DRDO की स्थापना कब हुआ,
तो 1958 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और आज का क्वेश्चन है कि अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़